बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मुदस्सर अली शरीफ और आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। एक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा है पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी है रेपिटिशन, रिपीट होना, रेपिटिशन इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स, इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, एक बड़ी सिंपल सी आपको मिसाल देता हूं कि अगर आप एक वीक की बात करते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मंडे से, तो आप जब मंडे से मूव करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो संडे के बाद आप दोबारा कहां पे पहुंच जाते हैं? मंडे पे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दिनों में 7 दिन का वक्फा डालते हैं तो आप 8वें दिन उसी दिन पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने क्या किया था? स्टार्ट। तो दिनों का रिपीट होना कब? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। और दिनों के मामले में वो रेगुलर इंटरवल कितने दिनों का है? 7 दिनों का है। तो इसी तरह प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। इसी चीज को केमिस्ट्री के टर्म्स में स्टूडेंट्स ऐसे समझ लीजिए, आप सबको नोबल गैसेस का पता है जो कि 8th ए ग्रुप में मौजूद हैं। हम स्टार्ट करते हैं हेलियम से। हेलियम के बाद एलिमेंट आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि हीलियम भी नोबल गैस है, नियॉन भी क्या है? नोबल गैस। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप हीलियम से मूव करते हुए जाते हैं, एलिमेंट्स का इंटरवल डालते हैं, तो आपके पास 8वें नंबर पर दोबारा क्या चीज मिल जाती है? नियॉन गैस मिल जाती है। नियॉन भी नोबल गैस और हीलियम भी क्या है? नोबल गैस। तो जो प्रॉपर्टीज हीलियम की होंगी वही प्रॉपर्टी किसकी होंगी? नियॉन की। तो ये प्रॉपर्टीज का रिपीट हो जाना, रेगुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मुराद है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सिस्टेमेटिक मैनर। एलिमेंट्स का सिस्टेमेटिक मैनर से अरेंज करना क्या कहलाता है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, यहां पे भी कुछ यही बात है। जब आप कहते हैं जी एलिमेंट्स को क्या करना है? क्लासिफाई करना है। शुरू में जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंस ने प्रोग्रेस करती गई, इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट जो डिस्कवर हुए उनकी तादाद भी क्या होती गई? ज्यादा होती गई। और आज इस पीरियड में हमारे पास तकरीबन 118 के करीब एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, 118 के 18 एलिमेंट्स को डिस्कस करना सेपरेटली हमारे लिए मुमकिन नहीं। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था, एक ऐसा मेथड चाहिए था जिससे उन्हें स्टडी करने में क्या हो जाए? आसानी। उन्हें स्टडी करने में आसानी हो, इसलिए हमने उन एलिमेंट्स को क्या कर दिया? एक सिस्टमैटिक मैनर से अरेंज कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि सर कैसे अरेंज किया, किस किस तरह से अरेंज किया, अगर इसकी बहुत स्टार्ट से हिस्ट्री स्टार्ट की जाए तो बेटा ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं चंद एक सीधा साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करूंगा जो पर्टिकुलरली हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह अभी तक आज के दौर में हमारे पास तकरीबन 118 के करीब एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं? डिस्कवर हो गए। तो हमें एक ऐसे मेथड की जरूरत थी जिसमें हम उनको अरेंज करें, उनको स्टडी करना क्या हो जाए? आसान। उनको स्टडी करने में आसानी हो, इस वजह से हमने एलिमेंट्स को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया।
जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो उसके नतीजे में जो एलिमेंट्स की एक फॉर्म बनी, उस चीज को, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल, अ टेबल ऑब्टेन्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको दो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक टर्म है ग्रुप्स और दूसरा क्या है? पीरियड्स। अब देखते हैं कि ग्रुप्स क्या चीज है। ग्रुप्स है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप। इसी तरह स्टूडेंट्स पीरियड्स क्या है? पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स। जैसे स्टूडेंट्स हम सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करने के बाद जो टेबल हासिल होता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल बन गया, इसका हमें क्या फायदा है? पीरियोडिक टेबल का क्या फायदा है? प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर। स्टूडेंट्स, बात फिर आ गई पीरियोडिक बिहेवियर, और मैं आपको बताऊं कि पीरियोडिक बिहेवियर से मुराद पीरियोडिसिटी ही है, यानी प्रॉपर्टीज का रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होना। पीरियोडिक बिहेवियर कह लें या पीरियोडिसिटी। स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, जब हम इनका पीरियोडिक बिहेवियर, इनकी पीरियोडिसिटी को डिस्कस करते हैं तो यहां से हमें पता चल जाता है इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का। और अब आपको पता है कि प्रॉपर्टीज क्या चीज है? दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। स्टूडेंट्स, आज के इस दौर में जो हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं, शुरू में बिल्कुल ऐसा नहीं था। आज के इस दौर में तकरीबन एलिमेंट्स की तादाद 118 है, लेकिन जब केमिस्ट्री का आगाज था बहुत सालों पहले की बात, सैकड़ों साल पहले की बात, उस वक्त एलिमेंट्स की तादाद कम थी। तो साइंटिस्ट ने अपने वक्त के नॉन एलिमेंट्स को डिफरेंट पैरामीटर्स की बुनियाद पे क्या किया? क्लासिफाई किया। हम उन सब की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम चंद एक उन साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिनका जिक्र हमारी टेक्स्ट बुक में किया गया है। यानी अब हम डिस्कस करने जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और किन किन साइंटिस्ट ने अपने वक्त के नॉन एलिमेंट्स को क्या किया था? क्लासिफाई किया था। अब स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट आता है वो है अल राजी। अल राजी स्टूडेंट्स एक पर्शियन साइंटिस्ट था। याद रहे कि अल राजी एक फिलोसोफर भी था। अल राजी अल्केमिस्ट भी था, अल राजी एक फिजिशियन भी था। अल राजी ने अपने वक्त के नॉन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, किसकी बुनियाद पर? क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अल राजी ने अपने वक्त के नॉन एलिमेंट्स को इन दो की बुनियाद पे क्या किया था? क्लासिफाई। स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन में आपको दो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक है फिजिकल। याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद जैसे कलर, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी बहुत सी और इसी तरह की है। और केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद जैसे जिसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो? केमिकल रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना।
स्टूडेंट्स ये तो बात थी जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, हमारे टॉपिक से, कि इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। इसके अलावा जो अल-राजी के क्रेडिट पे जाता है, इसने, ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पहचाना था रिकॉग्नाइज, पहचाना किसको? टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी से मुराद है जहरीलापन, किसका? ऑफ और सेन। स्टूडेंट्स इसने अपने वक्त की जो नाउन सब्सटेंसेस थी, सब्सटेंसेस क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाई किया था इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में इसने सब्सटेंसेस को क्या किया था? क्लासिफाई किया। स्टूडेंट्स वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो 4 ग्रुप्स थे वेजिटेबल्स, उनमें आता है एनिमल्स, उनमें आते हैं मिनरल्स, और उनमें आते हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स। ये 4 चीजों में उसने अपने वक्त की नाउन सब्सटेंसेस को क्या किया था? क्लासिफाई किया। स्टूडेंट्स हमने जिक्र किया एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट का ताल्लुक किसके साथ होगा? मिनरल्स के साथ। बहरहाल इन मिनरल्स को भी उसने फर्दर 6 टाइप्स में डिवाइड किया था, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ एक का जिक्र किया, एलिमेंट्स का, क्योंकि हम स्टडी भी किसको कर रहे हैं? एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उस वक्त तो एलिमेंट्स की तादाद क्या थी? बहुत कम। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नए से नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए और उनको क्लासिफाई करना इस मेथड पर क्या हो गया? मुश्किल हो गया। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? फिर एक और मेथड ढूंढने की कोशिश की जिसकी बुनियाद पर हम उनके क्या कर सकते थे? क्लासिफाई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट आता है जिसने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, वो साइंटिस्ट था डो ब्राइनर। डो ब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था और इसने 1829 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया था? इसने प्रपोज किया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। स्टूडेंट्स यहां पे मेरा एक इख्तलाफ है कि यहां पे जो लफ्ज लॉ है ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खैर हम इसकी बहस में पढ़ेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसने प्रपोज किया लॉ ऑफ ट्राइएड्स। स्टूडेंट्स ट्राइएड्स का लफ्जी मतलब क्या बनता है? 3 ट्राइएड्स। और ट्राइएड्स में उसने क्या किया? एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए, कंटेन 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स इसमें उसने रखे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर। यानी इसने अपने वक्त के नाउन एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम। स्टूडेंट्स डो ब्राइनर ने प्रपोज किया लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब लॉ ऑफ ट्राइएड क्या कहता है? द एटॉमिक मास ऑफ मिडल, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ये मैंने लिखा ताकि आपको बात वाज़िया हो जाए, ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी इसने जो 3 के ग्रुप्स बनाए थे, इसमें जो दरमियान वाला एलिमेंट था उसकी एटॉमिक मास पहले और तीसरे का क्या थी? एवरेज थी। जैसे स्टूडेंट्स इसने एक ग्रुप बनाया जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम की मास है 7, पोटासियम की मास है 39। तो इस लॉ ऑफ ट्राइएड्स के मुताबिक जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसकी जो मास है ये दोनों का क्या होनी चाहिए? एवरेज। और वो ऐसे ही था, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 23। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल एलिमेंट की मास है वो बाकी दोनों का क्या है? एवरेज। इसी वजह से मैंने फोकस कर दिया सेपरेटली कि जो मिडिल एलिमेंट है 3 का ग्रुप्स है, लेकिन जो उसमें दरमियान वाला एलिमेंट है वो बाकी दोनों का क्या है? एवरेज। स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले भी बात कही कि इसने जो अरेंज किया था ट्राइएड्स, उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम। और यही बात है कि ये तीनों की प्रॉपर्टीज भी क्या हैं? सेम। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम तीनों क्या हैं? मेटल। तीनों के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तीनों
वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं एट रूम टेम्परेचर, तीनों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती हैं टू फॉर्म द कंपाउंड विद अ सिमिलर फार्मूला, जैसे LiCl, जैसे NaCl, जैसे KCl। तीनों रिएक्शन करती हैं हाइड्रोक्साइड्स के साथ और बनाती हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक होगी बात स्टूडेंट। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सेम। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमारे पास एक ट्राइएड है जिसमें मौजूद है कैल्शियम, जिसमें मौजूद है स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम की मैस होती है 40, बेरियम की मैस है हमारे पास 137। तो जो स्ट्रोंशियम दरमियान वाला एलिमेंट है उसकी मैस होनी चाहिए कैल्शियम और बेरियम का एवरेज, और ऐसा ही था। कैल्शियम की मैस 40, बेरियम की मैस हमारे पास 137, दोनों को ऐड करके जब आप एवरेज लेते हैं तो जवाब आता है 88.5, विच इज क्लोज टू द मैस ऑफ द स्ट्रोंशियम। ठीक होगी स्टूडेंट्स बात। ये तो था जो उसने क्लासिफाई किया, किसने, डो ब्राइनर। अब आ जाइए इसके कुछ डीमेरिट्स पर। स्टूडेंट्स, डो ब्राइनर ने अपने वक्त के नाउन 30 एलिमेंट्स को क्या किया था, 30 एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करती गई, ये तमाम मजीद एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो ये जो एप्लीकेशन थी, जो लॉ ऑफ ट्राइएड्स था, ये सब पर एप्लीकेबल ना रहा। यानी पहला इसका डीमेरिट ये बन गया, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल देन नाउन एलिमेंट्स। ये उस वक्त के तमाम मालूम एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं। स्टूडेंट्स ने कहा था, दोबारा सुन लीजिए, कि मिडिल एलिमेंट की जो मैस है वो एवरेज है। अगर मैं इसी चीज को जहन में रखूं और इसको अप्लाई करने की कोशिश करूं, किस पर, इस ट्राइएड पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 80। देन द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन मस्ट बी द एवरेज ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, और वो क्या है, 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 49.5। तो स्टूडेंट, इस ट्राइएड के मुताबिक क्लोरीन का मैस होना चाहिए था 49.5, लेकिन रियलिटी ये है कि क्लोरीन का जो मैस है दैट इज 35.5। तो यहां पे आके जो न्यूलैंड की, जो डो ब्राइनर की क्लासिफिकेशन है, वो भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सो हमें जरूरत थी एक नए मेथड की जो कि अपने वक्त के देन नाउन एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से क्या कर सके, अरेंज कर सके। इसके बाद कौन सा साइंटिस्ट है, आइए अब वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आता है न्यूलैंड, एंड ही प्रपोज लॉ ऑफ ऑक्टेव। स्टूडेंट्स, न्यूलैंड इंग्लिश साइंटिस्ट था और उसने 1864 में अपना ये लॉ क्या किया था, प्रपोज किया था। स्टूडेंट्स, न्यूलैंड ने अपने वक्त के नाउन 62 एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया। और स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूलैंड वाज अ म्यूजिशियन आल्सो। न्यूलैंड एक म्यूजिशियन। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रपोज किया था म्यूजिक से। स्टूडेंट्स, ऑक्टेव, लफ्ज ही बताते हैं, ये निकला है आर्ट से। और हमारे जो बड़े सगीर में म्यूजिक की अगर बात की जाए, सुरों की, तो वो भी ऐसे ही है। जैसे हम क्या कहते हैं कि वो सुर क्या है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। देखिए, हमें सुरों का भी पता चल रहा है और साथ ही साथ हम लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो खैर, क्या थे जी, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो नी के बाद दोबारा मुझे बताएं अगर आप, तो कौन सा सुर आएगा, नी के बाद दोबारा सुर आता है सा।
यहीं से उसने प्रपोज किया, यानी कितने सुर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने कहा हर 7वें, यानी जब आप ये 7 करेंगे तो जो 8वें नंबर पे आने वाला सुर है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो कौन सा है, पहले नंबर वाला। यहीं से इसने प्रपोज किया था क्या जी, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई ना कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके लिए, एटॉमिक मास। फिर क्या कहता है, एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट हैज सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के साथ क्या करती है, रिजेंबल। बिल्कुल इसी तरह कि हर 8वां जो सुर है वो रिजेंबल करता है किसके साथ, पहले के साथ। इसने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रपोज किया उसको देख लीजिए। जैसे मैं कहता हूं भाई लिथियम है, लिथियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ रिजेंबल करेंगी, लिथियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है किसके साथ, 8वें मेंबर के साथ। वो 8वां मेंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब है कि लिथियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी किसके साथ, 8वें मेंबर यानी सोडियम के साथ। इसी तरह स्टूडेंट्स आप कहते हैं सर बताइए बोरॉन की प्रॉपर्टीज किसके रिजेंबल करेंगी, तो काउंट कर लीजिए 8वें मेंबर के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी बोरॉन की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी किसके साथ, 8वें मेंबर के साथ। सो ये था हमारे पास क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव। स्टूडेंट्स इस लॉ ऑफ ऑक्टेव के अब कुछ मेरिट्स थे, कुछ बेनिफिट्स भी थे जो हमें यहां से कंक्लूड करने हैं। आइए देखते हैं इसके मेरिट्स को। जी स्टूडेंट्स सबसे पहला जो मेरिट है, जो न्यूलैंड था वाज फर्स्ट पर्सन, ये वो पहला साइंटिस्ट था हु डिवाइज्ड पीरियोडिक टेबल, जिसने पीरियोडिक टेबल सबसे पहले इसका लफ्ज पीरियोडिक टेबल का यहां। स्टूडेंट्स आपने अभी पढ़ा, क्या चीज पढ़ी आपने, आपने कहा एवरी 8th एलिमेंट हैज सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट। तो ये क्या है, यानी हर 8वां एलिमेंट पहले के साथ रिजेंबल कर रहा है। तो क्या आप ये देख नहीं रहे कि ये रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, जिसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था। यानी इसके पीरियोडिक टेबल से पीरियोडिसिटी was observed। न्यूलैंड के इस क्लासिफिकेशन से हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि इसको पीरियोडिसिटी को। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। जैसे न्यूलैंड ने सबसे पहले ये प्रपोज किया, उसने कहा ओनली 62 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 62। नो एलिमेंट डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपसे कह दिया कि अभी तक तकरीबन 118 के करीब एलिमेंट्स क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। दूसरा स्टूडेंट्स अबव सीक्वेंस, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला था, अबव सीक्वेंस डिस्टर्ब बाय डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस से डिस्कवर हो गया। तीसरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपने अभी पढ़ा कि 8वां एलिमेंट रिजेंबल करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ रिजेंबल करेंगी, तो आप कहेंगे सर 8वें एलिमेंट के साथ। तो काउंट कीजिए 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल करनी चाहिए किसके साथ, क्रोमियम के साथ। यानी रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जो एल्यूमिनियम है ये नॉन ट्रांजिशन है, क्रोमियम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हम बोलते हैं जो डी ब्लॉक में हो।
एल्यूमिनियम फिक्स है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्रोमियम +2 भी करता है, +3 भी करता है, +6 भी करता है। एल्यूमिनियम कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता, लेकिन क्रोमियम के तमाम कंपाउंड ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कलर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आके ये क्लासिफिकेशन क्या हो गई, ब्लॉक। दिस इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। स्टूडेंट्स, कैल्शियम का मास होता है 40, तो आप ये भी कह सकते हैं एप्लीकेबल ओनली टू दोज एलिमेंट्स हुज मास इज 40। एक और ड्रॉबैक जरा ऑब्जर्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने क्या कहा कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, यहां पर क्रोमियम की मास कितनी है 52, टाइटेनियम की 48। तो टाइटेनियम के बाद एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए था जिसकी मास 48 से क्या होती ज्यादा, हालांकि इसके बाद आ गया है क्या, मैंगानीज, जिसकी मास क्या है 55। तो ये एक और ड्रॉबैक है किसका, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमने इसके डीमेरिट्स डिस्कस किए। हमारी टेक्स्ट बुक पर भी ये यहां तक लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्कस है। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट का जिक्र होता है जो कि था डिमिट्री मेंडलीव। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और साइंटिस्ट की बात करना चाहता हूं जो है लोथर मेयर। ये साइंटिस्ट ने किस तरह से अपने एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं लोथर मेयर को क्यों डिस्कस करने जा रहा हूं, हालांकि वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो मैं इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूं कि लोथर मेयर का और मेंडलीव का दोनों का काम सेम था, लेकिन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया। अनफॉर्चुनेटली जो लोथर मेयर का काम था उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, मेंडलीव के काम को इंपॉर्टेंस दी गई और वो ज्यादा वेल नोन हो गया लोथर मेयर के निस्बत। बहरहाल लोथर मेयर क्या था, लोथर मेयर वाज अ जर्मन केमिस्ट who in 1869 classified the elements according to the law। वो law क्या था कि elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the elements with the similar chemical and physical properties appear at regular intervals। Dear students, इसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिए उनको क्लासिफाई करने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया था, और वो ग्राफ था बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम एंड एटॉमिक मास। ये ग्राफ है हमारे पास आ जाता। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में उसने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं दे अपीयर एट द रेगुलर इंटरवल्स। जैसे आपको ग्राफ में पता चल रहा है कि जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, जिनको मैंने इस ग्राफ में एक स्क्वायर बॉक्स ज़ाहिर किया, ये तमाम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और ये ग्राफ की बिल्कुल पीक पर नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये मैंने जाहिर किए हैं एक सर्कुलर फॉर्म से जो कि बिल्कुल उसके क्या हैं नीचे। इसी तरह हेलोजिन 7th ए ग्रुप में फ्लोरीन, क्रोमीन, बोरोमीन, ये भी सेम पोजीशन पर हैं, पर ये डाउनवर्ड साइड पर हैं, जिनको मैंने जाहिर किया है ट्राइएंगल से। तो इस तरह से लोथर मैन ने अपने एलिमेंट्स को क्या किया था, उस वक्त के नॉन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम, करम, फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।